नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम टाइम 8 PM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में भगवान परशुराम का चरित्र बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में पुजारियों का मानदेय अब 5,000 होगा। भोपाल में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर सीएम शिवराज ने ब्राह्मण समाज से जुड़े ये बड़े ऐलान किए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। सीएम शिवराज जिस मंच से ये ऐलान कर रहे थे, उस मंच पर ब्राह्मण नेता भी मौजूद थे। चुनावों से पहले इसे बीजेपी का एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है। राजनीति में कौन सा मौका भविष्य की जमावट के हिसाब से मुफीद हो सकता है, ये मालूम होना चाहिए। तो भोपाल में भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण का अवसर, लेकिन सीएम शिवराज ने इस मौके पर ब्राह्मण समाज के इष्ट देव के मान सम्मान से लेकर इस वर्ग की आर्थिक चुनौतियों का भी पूरा ख्याल रखा और बड़े ऐलान कर दिए। अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ें, क्या दिक्कत है? संस्कृत पढ़ें, भगवान परशुराम पढ़ें, भगवान राम पढ़ें, भगवान कृष्ण पढ़ें, गीता पढ़ें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है कि वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय जय परशुराम। अभी बैठे बैठे जब मैं इधर देख रहा था तब मेरे ध्यान में आया, पढ़ रहे हैं तो उनको भी तो स्कॉलरशिप मिले, और इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। जय जय परशुराम, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर बनाने दे रहे हो भैया, तो संस्कृत के विद्वान बनने के लिए क्यों ना हो, तो ये भी हम चालू करेंगे। समाज के मंच पर सियासी दूरियां भी मिटी। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के इस आयोजन में बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के कई नेता मौजूद थे। माननीय सुरेश पचौरी जी ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है, और हम सब लोग ये जानते हैं कि पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में जो ब्रह्म समाज है, ये इस देश की एक बड़ी ताकत है। और मित्रों, मैं आज ये सबसे पहले भगवान परशुराम की जयंती पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। ब्रह्म समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और देश के लिए काम करने की जो उनकी शक्ति और ताकत है, और उनके जो इस देश के लिए समर्पण है, जो बलिदान है, वो इस देश के अंदर मुझे लगता है वो कहीं से ब्राह्मण समाज को कोई कमजोर नहीं बताता है। अगर इस समाज की सत्ता को दिशा देना है, अगर इस समाज के अंदर इस सत्ता को मार्गदर्शन देना है, और मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग काम करते हैं, अगर दंड शक्ति के तौर पर भी समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में दिशा से लेकर उनको ठीक मार्ग पर ले जाने का कोई काम करना है, तो अवधेशानंद जी गुरु जी से राम प्रदेशदास जी महाराज से लेकर जो ब्रह्म समाज है, जो इस देश के राजनीतिक सत्ता को दिशा देने का काम हमेशा से करता आया है, और आज भी मुझे लगता है कि वो हमेशा उस भूमिका में रहता है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में मौजूद महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने सीएम शिवराज के लिए आशीर्वाद स्वरूप बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि शिवराज भारत का भविष्य हैं। कैलाश मिश्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता प्राय सर्वत्र सुपरिचित है, न केवल मध्य प्रदेश में, सब जगह। मेरे प्रति आपका अधिक अनुराग है, इस दृष्टि से नहीं कह रहा, आप भारत का भविष्य हैं। मेरी सच में आप बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत आप भारत का बड़ा भविष्य हैं। अब परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज को लेकर किए गए ये ऐलान कहां तक जाएंगे, इसका सियासी असर भी जान लीजिए। 40 लाख से ज्यादा ब्राह्मण आबादी है एमपी में, वोटर 10% से ज्यादा। इनमें विंध्य, महाकौशल, चंबल इलाकों में निगाह डालें तो यहाँ की 60 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ ब्राह्मण सीधा असर डालते हैं। विंध्य क्षेत्र में तो 30 सीटें ऐसी कि जहाँ ब्राह्मण वोटर ही सत्ता के समीकरण बनाता और बिगाड़ता है। तय मानिए कि परशुराम जयंती के बहाने निशाने कई साधे गए हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती की बहुत ही ज्यादा अहमियत है और सूबे में बड़ी आबादी जो है प्रदेश में परशुराम जयंती मनाती है। स्कूल में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा परशुराम चरित्र के बारे में। पुजारियों का मानदेय भी अब बढ़ाया जाएगा और इससे बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। सामान्य वर्ग के निर्धनों को भी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। 2023 में जिन कर्मचारियों की नाराजगी एमपी में दिग्विजय सरकार को ले डूबी थी, 2023 में क्या अब कांग्रेस उन्हीं कर्मचारियों के सहारे सत्ता में वापसी का पुल तैयार कर रही है? पहले करीब 3.5 लाख कर्मचारियों को साधने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ऐलान, और अब 2 कदम आगे बढ़कर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की घोषणा की। कांग्रेस सत्ता में आई तो संविदा कर्मचारी नियमित होंगे और आउटसोर्स कर्मचारियों संविदा नियुक्ति देने का फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा संविदा और 1 लाख से ऊपर आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एमपी की चुनावी राजनीति में किसान के बाद सबसे मजबूत वोट बैंक कर्मचारियों का है। 2003 के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की नाराजगी ने ही 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार को सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन 2023 में कांग्रेस उन्हीं कर्मचारियों के सहारे सत्ता की राह आसान करने की जुगत में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के वादे के साथ 3.5 लाख कर्मचारियों को टारगेट किया, तो अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी सीधे 2.5 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर असर डालने वाला ऐलान कर गए। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल कहा है कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरह से सरकार बनने पर वचन का पालन करेगी, और जहां तक संविदा कर्मचारियों के नियुक्ति और आउटसोर्स के इनके बारे में भी कांग्रेस पार्टी शीघ्र विचार कर रही है। पलटवार में सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब कि किसानों से लेकर कर्मचारी तक कांग्रेस के वादों की हकीकत जान चुके हैं, लिहाजा अब तो कर्मचारी कांग्रेसियों को घर बिठाकर पेंशन देंगे। देखो, कर्मचारियों ने मन बना लिया है इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई हो। एक भी वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। एक आदमी का 2 लाख माफ नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा दिया था। कांग्रेस चुनावी रणनीति के तहत उस बड़े वर्ग को रिझाने की कोशिश में है कि जिसका वोट सत्ता पलट की ताकत रखता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनाव से पहले कांग्रेस की निगाह कर्मचारियों पर है। कमलनाथ ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया है जो बड़ा दाव हो सकता है। संविदा कर्मचारियों के नियमित करने का यह वादा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी संविदा नियुक्ति देने का वादा किया गया है। कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे।
गुना और ग्वालियर चंबल की वो कौन सी 3 विधानसभा सीट है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर बन सकती है हॉट सीट? बीजेपी हाईकमान का इन 3 सीटों को जीतने का आखिर क्या है एक्शन प्लान? क्यों ये सीटें बन गई हैं बीजेपी के लिए नाक का सवाल? देखिए रिपोर्ट। – 2023 के विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले से बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस शुरू कर दिया है जहां तमाम लहरों में भी बीजेपी का कमल खिलाना मुश्किल रहा है। गुना और ग्वालियर चंबल की ऐसी 3 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट कहा जाता है। गुना की राघवगढ़ सीट जीत पाना बीजेपी के लिए कभी आसान नहीं रहा और ग्वालियर चंबल की लाहार और पिछोर सीटें ऐसी जहां बीजेपी पिछले 32 साल से जीत की आस लगाए बैठी है। जानकारी के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी इस बार दिग्गजों को उतार सकती है। इन 3 सीटों पर चुनाव के प्रबंधन की रूपरेखा भी अलग होगी। 2018 का जब परिणाम आया था तो ये तीनों सीटें बहुत कम अंतर से कांग्रेस जीती है और इसलिए अभी जो नेता प्रतिपक्ष बने श्री गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा भी था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारा ध्यान है केंद्र के निर्देश के तहत और प्रदेश की योजना के तहत कि इन तीनों सीटों को हमको जीतना है, पिछोर, राघवगढ़ और लाहार। और इसलिए जब 2023 का अभी जो 1.5 साल बचा है उसमें हम लोगों का पूरी चिंता है, पूरी हमारी योजना उनको तीनों सीटों को ध्यान में रखकर लक्ष्य बना रहे हैं कि इस बार 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अंतर से कांग्रेस से ये तीनों सीटें छीने। कांग्रेस के मुताबिक राघवगढ़, लाहार और पिछोर इन 3 सीटों पर कांग्रेस का हाथ इतना मजबूत है कि हर आंधी यहाँ बेअसर रही है, लिहाजा 2023 में भी सीन बदलने वाला नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जब से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की निगाह लाहार सीट पे टिकी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं जानती है कि माननीय गोविंद सिंह जी का जो नाता है जनता के बीच में, वो एक नेता का नहीं है, वो एक जनसेवक का नाता है। उन्होंने जो विकास कार्य किए और जो जनता को वो एक परिवार के रूप में मानते हैं और लाहार क्षेत्र की जनता उनको मसीहा के रूप में उनको पूछती है और उनको दिल में बैठा देती है। उसी प्रकार से केपी सिंह जी का जो क्षेत्र है पिछोर, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी उस अवैध किले को भेदने के लिए लगी हुई है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती कि माननीय केपी सिंह जी जनता के बीच में लोकप्रिय क्यों हैं, क्योंकि वो पूरे समय अपने क्षेत्र में रह के जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं। राघवगढ़ से शुरुआत करें तो 1990 की राम लहर, 2003 की उमा लहर, 2008 की शिवराज लहर और 2013 की मोदी शिवराज लहर के बावजूद राघवगढ़ में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। पिछोर सीट पर पिछले 30 साल से केपी सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट लाहार तो 32 साल से कांग्रेस के कब्जे में। बीजेपी की आंधियां भी इस सीट पर नतीजे नहीं बदल पाई। बीजेपी अब कांग्रेस की मजबूत जड़ों वाली इन सीटों की सियासी तासीर बदलने की कोशिश में है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अक्षय तृतीया के मौके पर छत्तीसगढ़ में पारंपरिक अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस मनाया गया और इसी मौके पर खुद सीएम भूपेश बघेल ने रिवाजों को पूरा किया और कई बड़े ऐलान भी किए। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के मौके पर पारंपरिक अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां सीएम भूपेश बघेल ने विश्वविद्यालय के खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कामों की शुरुआत की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। परंपरागत तौर पर उन्होंने अन्न के दोनों को बैगा को सौंपे। इस अन्न को ठाकुर देव के सामने रखकर अन्न पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने खेत में हल और ट्रैक्टर चलाकर बीजों का रोपण भी किया। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की। इसके तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य रासायनिक खेती के जगह जैविक खेती फिर से शुरू करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 68 क्विंटल गोबर की खरीदी की है और अब गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। और उसके साथ साथ अब केवल
गोबर भर भी खरीद, अब तो गौमूत्र भी खरीदो। बहुत जगह गौमूत्र से अगर दवाई भी बनाया शुरू कर दे और वो दवाई प्रयोग में अमल करना है। छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना है, जिसके लिए जैविक खेती पर पूरा फोकस है। सरकार बड़े पैमाने पर गोबर भी खरीद रही है, जिसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जा रहा है। अक्ति तिहार के मौके पर सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए रायपुर डॉप्लर तकनीक का शिलान्यास भी सीएम ने किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे राज्य के किसानों को खेती में फायदा मिलेगा। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित थे, क्लाइमेट चेंज से चिंतित थे, और हमारा समाधान कैसे हो, समाधान करना है तो बाहर जाए की जरूरत नहीं है। दुनिया का आदमी मतलब मैं आमंत्रित तरफ छत्तीसगढ़ में तैयारी हम करते हैं और नारा दें छत्तीसगढ़ के चार चिरानी नरवा गरवा गोरवा। अक्ति तिहार छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि त्योहार है। अंचल में अक्ति तिहार से खेती किसानी का काम शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया को ही अक्ति का तिहार के नाम से सूबे में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। अक्षय तृतीया पर छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार मनाया जाता है। खेती किसानी जैसे शुभ काम की शुरुआत होती है और अक्ति तिहार में सूबे के किसानों पर फोकस अब जो है सरकार कर रही है। गौमूत्र खरीदी से पशुपालकों को बड़ा फायदा होगा। रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना अब सरकार चाहती है। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही।